तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स एंड फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। उसका ड्रॉबैक्स को टैकल करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया था। ये किसके नाम पे बनाया गया था? विलियम पिट के नाम पे बनाया गया था, जो 1780 में वहाँ का कैबिनेट मेंबर बना था और 1783 में यंगेस्ट पीएम ऑफ ब्रिटेन बन गया था। ठीक है, उसके बाद फिर ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है बहुत सारा चेंजेस लेके आया। पहला तो जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको मेंटेन रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया। कंट्रोल ऑफ कंपनी में बहुत बड़ा चेंजेस लाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पहले क्या होता था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था 24 मेंबर का, जो कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों फंक्शंस पे काम करता था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या किया गया, कोड ऑफ डायरेक्टर्स बस कमर्शियल पे फोकस करेगा और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो सिविल, पॉलिटिकल और मिलिट्री पे फोकस करेगा। मतलब ये एज अ डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, ये जो है ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल था। इसमें 6 मेंबर्स थे। पहला था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कैबिनेट मेंबर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो था 4 प्राइमरी काउंसिलर जो किंग अपॉइंट करता था और एक एक्सचेंजर। ठीक है, उसके बाद हम लोग तो इतना चेंजेस लाया गया, मतलब एक हिसाब से डुअल गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस लाया गया, जैसा कि हम लोग पहले देखे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था यहाँ पे, उसके अंदर बॉम्बे और मद्रास का था। ठीक है, और इसमें 4 इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था और ये पांचों मिलके लॉज बनाते थे, क्या बोलते हैं, सेंट्रल लॉज बनाते थे। ठीक है, और इसमें भी मतलब इनके पास भी 4 मेंबर था, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर्स के पास भी 4 वो था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स था, और ये लोग मिलके बनाते थे प्रोविजनल लॉज। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में जो 4 काउंसिल मेंबर्स को हटा दिया गया और 3 मेंबर्स बना दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पावर है वो इंक्रीज़ कर गया। मतलब अगर अब गवर्नर जनरल को कोई लॉ पास करना है तो बस अपना और बस तीनों में से कोई एक मेंबर चाहिए होगा। अगर कोई एक मेंबर भी उस लॉ के सपोर्ट में है तो वो लॉ बन जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा और गवर्नर जनरल का वीटो पावर लग के लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हुआ, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स को बस 3 मेंबर का कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन में क्या किया, लॉ मेकिंग में जैसे कि हमने देखा कि लॉ मेकिंग में इंक्रीज़ कर गया गवर्नर जनरल का पावर, और एक गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दिया गया कि अगर टाई हो जाता है तो उसका काम होगा। मतलब इसमें गवर्नर जनरल का पावर्स को बहुत बढ़ा दिया गया। तीसरा था कि प्रोविजनल में, कि जो प्रोविजनल लेजिस्लेशन मतलब बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसीज का, इनके साथ क्या किया, इनका भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक एक मेंबर हटा दिया गया, मतलब इनका और इनका पावर्स को भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू में क्या किया गया, इसमें कमर्शियल टैक्स जो लिया ही जाता था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी पोजेशन टैक्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट पोजेशन टैक्स कर दिया गया, और सॉल्ट टैक्स। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर एक्ट बना है तो उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी तो आया होगा, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये जो डुअल गवर्नमेंट लाया गया था। इसमें बोला गया है कि कमर्शियल जो पावर है, कमर्शियल सिचुएशंस पे जो लॉ है वो बनाएगा कोड ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल पे बनेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पर ऐसा बहुत सारा मैटर्स है ना जो ओवरलैप करता है। इसकी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों इशू पे है, फिर वॉर जो है उसको कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों इशू पे है, तो उस पर कौन लॉस बनाएगा, इस चीज़ का कन्फ्यूजन था। फिर ब्लड अकाउंटेबिलिटी हो गया कि दोनों मिल के लॉस बनाता था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, फिर किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए। कोड ऑफ डायरेक्टर्स इसको ब्लेम करता था, ये इसको ब्लेम करता था। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक्स में क्या है, there are many matters which have both commercial and political significance. एग्जाम्पल रेवेन्यू कलेक्शन, वॉर, इसका कन्फ्यूजन हुआ बहुत ज़्यादा कि कौन कब कैसे लॉ बनाएगा। ब्लड अकाउंटेबिलिटी कम हो गया और ब्लेम गेम चलने लगा। तो इन सब चीज़ों को टैकल करते हुए एक और लॉ लाया गया जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।